हेलो, जय श्री केदार दोस्तों। स्वागत है आपका टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज टारगेट एकेडमी वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और वर्दीधारी परीक्षा के लिए उत्तराखंड का नया बैच शुरू कर रही है। ठीक है, जिसमें अभी आपको बता दूँ ये पटवारी का जो वेटिंग और जो पटवारी और लेखपाल का जो पेपर होना है उसकी वेटिंग पेपर जो है अभी मार्च अप्रैल तक प्रस्तावित है। तो इस दौरान तक हम अपना उत्तराखंड कंप्लीट कर देंगे। और आपके बीच एक खुशखबरी की खबर ये रहेगी कि 2026 में है वीडियो प्लस वीपीडीओ, वीडियो और वीपीडीओ के टोटल लगभग 250 प्लस पोस्टें आने वाली हैं। ठीक है, 250 प्लस पोस्टें आनी है, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत से सारे बच्चों का वीपीडीओ के लिए CCC नहीं है और वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप कोशिश करना फॉर्म आने से पहले, हर महीने CCC का पेपर होता है तो CCC का पेपर दे दे जब तक फॉर्म आ रहा है। फॉर्म आने के बाद आपके पास दिक्कत हो जाएगी तो CCC की तैयारी कर दीजिए। ये 2026 में 300 से ज़्यादा पदों की वैकेंसी आनी है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर टारगेट विद अंकित सर के प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा बैच लगभग 2 महीने या 2.5 महीने में पूरा उत्तराखंड का इतिहास हमारा कवर हो जाएगा। सबसे पहले अब अगर हम देखें आजकल के नए पैटर्न के अनुसार 2021 में जब से पेपर में नकल हुई है उसके बाद से आप देखोगे तो पेपर का क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं, क्वेश्चन मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। मल्टीपल आंसर मतलब आप कह सकते हैं कथन कारण आ रहे हैं। ठीक है, और मल्टीपल आंसर में 1 2 3 सही, 2 3 गलत, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चनों के चांसेस बहुत कम है। इसलिए अब आपको फैक्ट के साथ आपको डीप पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने ध्यान रखना है। अगर हम नए पैटर्न की बात करें, अभी आपको मैंने कह दिया 250 प्लस पोस्टें आनी है तो इसके लिए तैयारी रखनी है। और वर्दीधारी परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा तो हमारा टारगेट रहेगा ही। ठीक है, इसके साथ ही स्नातक स्तरीय परीक्षा की भी हम लोगों ने तैयारी करनी। नया पैटर्न के अनुसार देखें, अगर उत्तराखंड का हम देखें तो उत्तराखंड का जो टोटल पेपर है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से उत्तराखंड का जो इतिहास का जो पैटर्न है, जो हम उत्तराखंड के इतिहास से शुरू करेंगे, इससे लगभग 10 क्वेश्चन पिछले पेपर में बने। जहां इस बार एग्जामिनर ने चंदू से क्वेश्चन पूछे, चंदू का प्रशासन जो अभी पेपर कैंसिल हुआ है आपने देखा होगा, उसमें चंदू के प्रशासन से क्वेश्चन थे, रानी कर्णावती से क्वेश्चन था, एक मुद्रा का क्वेश्चन था, तिमासी मुद्रा का प्रदीप शाह के समय। ठीक है, कुछ इस तरीके से इतिहास के लगभग 10 क्वेश्चन थे। उत्तराखंड का जो हमारे पास पेपर में आने का जो है सब्जेक्ट उत्तराखंड है, उसकी जो क्वालिटी थी वो थी 40 नंबर। ठीक है, लेकिन अब नए पैटर्न के अनुसार आपको उत्तराखंड के इतिहास के साथ आपको हिंदी में भी लगभग 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के मिलने वाले हैं। तो लगभग उत्तराखंड का वेटेज अब पेपर में 50 नंबर का है, ये नए पैटर्न में। गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, आपके पास भाषा है, संस्कृति, इस तरीके के चैप्टर जो है क्वेश्चन हिंदी में ही बन रहे हैं। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन बना हुआ तीर किसको बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास नए पेपर में मिले हैं, तो इनके लिए भी तैयार रहना है। ठीक, तो लगभग 50 नंबर जो है आपका उत्तराखंड से बनने वाला है। और जो सबसे आसान रहेगा, यहाँ 50 में से 45 स्कोर करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन ले रहे हो तो 50 में से लगभग 40 से 45 के बीच आपको स्कोर करना पड़ेगा। और जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे निकले आप उनसे ही पूछना, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड का पेपर है, 50 नंबर की उत्तराखंड आ रही है, तो आप समझ लीजिए। और उत्तराखंड के नए पैटर्न के अनुसार उत्तराखंड में जो है इतिहास, ठीक है, इसके साथ साथ एग्जामिनर ने जो दूसरा जो एक नया टॉपिक पकड़ा है इस समय, वो है उत्तराखंड का कल्चर, संस्कृति। इस पे भी विशेष ध्यान देना है। नया पैटर्न संस्कृति और भाषा, इसको भी फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये संस्कृति और भाषा तो आपकी तब मजबूत होगी जब आप अपने रूट से जुड़े होंगे। ठीक है, ये आपका व्यावहारिक ज्ञान होगा। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन बन रहे हैं, अब माँ को गढ़वाली में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वे देखो, आपने देखा होगा भाभी, बौजी, तो देखो ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये आपका व्यावहारिक ज्ञान है और आपको व्यावहारिक ज्ञान आना चाहिए। तो इसके लिए संस्कृति और भाषा के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, कुमाऊं से है, गढ़वाल से है, जोनसार से, उत्तरकाशी से, रवाई से, तो एक दूसरे के कल्चर के बारे में, एक दूसरे के मेले के बारे में आप जान सकते हैं। एक दूसरे से चर्चा करिए, परिचर्चा कीजिए, तो आपको आसान होगा।
अभी आपने देखा होगा कल ही परसों में जो है हनूल में जो है चालदा मासू जो है पहली बार हिमाचल से पार गए। तो आपको अपने दोस्तों के बारे में, दोस्तों के साथ जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि क्या इतिहास में क्या चालदा महाराज का इतिहास रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे अगले साल चमोली में क्या होने वाले, नंदा देवी राजजात होने वाली है, तो नंदा देवी राजजात से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आप जिस जिले के फ्रेंड सर्कल, आप उन दोस्तों के साथ उस जिले का इतिहास, उस जिले की संस्कृति, उस जिले की भाषा के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत जरूरी हो जाएगा और ये व्यवहारिक ज्ञान है। और जिसका व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा मजबूत होगा, ये उत्तराखंड में 50 में से 10 क्वेश्चन जो है व्यवहारिक ज्ञान पे है। अभी बहुत सारे बच्चों को जैसे क्वेश्चन बनाता गढ़वाली कुमाऊनी में तीर का शब्द क्या है, तो आप विश्वास करिए कि हमारे जो दिन भर लोग जो है, जो गढ़वाल मूल के भी हैं, वो लोग तीर का मतलब बाण मार के आगे, क्योंकि एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन क्या रखा था, बाण। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है और इस व्यवहारिक ज्ञान को आपको अगर डेवलप करना, अपना व्यवहारिक ज्ञान, तो ये व्यवहारिक ज्ञान आपके अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में उनसे चर्चा परिचर्चा करके बात बनेगा। ठीक है, तो हम अभी टॉपिक शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लगभग 10 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। 10 में से 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब करेंगे, लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन प्रशासन से होंगे वो आपके पास आपके स्कोरिंग नंबर होंगे, आपको उनका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का इतिहास, और हम इसको आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड का इतिहास हमने किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके के उत्तराखंड के इतिहास को देखना है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। देखो, रट के क्या होगा, रटने से आदमी के पास वो चीजें कुछ समय तक रहती है, लेकिन अगर आप समझोगे चीजों को, क्यों ऐसा बोला गया, क्यों ऐसा हुआ है, हर चीजें, इतिहास जो है, इतिहास एक कारण है। इतिहास जो है मनुष्य का जो इतिहास है, इतिहास से हम ये समझते हैं कि किस तरीके से मनुष्य ने अपने विकास के पथ की ओर अग्रसर हुआ, वो हमारा इतिहास है। किस तरीके से आदि मानव और एक बुद्धिजीवी मानव में परिवर्तन हुआ है, ये हमारा इतिहास है और हमको इस इतिहास को देखना पड़ेगा, इस इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इसी से भारत का इतिहास को कनेक्ट कर देंगे, इसी के साथ उत्तराखंड के इतिहास को कनेक्ट करेंगे। और हाँ, आपको कनेक्टिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। आपको अगर प्राग ऐतिहासिक काल की चर्चा चलेगी तो प्राग ऐतिहासिक काल भारत और प्राग ऐतिहासिक काल उत्तराखंड, आपको दोनों को समान लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास को अगर हम शुरू करें तो उत्तराखंड को हम मानते हैं देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। ये शब्द सबके मुंह में जबान में है। अगर आप उत्तराखंड से बाहर किसी भी राज्य में जाएंगे तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है और ये वास के प्रमाण देता है उत्तराखंड का इतिहास, हमारे ग्रंथ, हमारी रचनाएं। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास को जानने के, अगर हम स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड को जानने की कोशिश करेंगे तो उत्तराखंड को जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्रोत। और इतिहास जानने के जो स्रोत है वो 2 तरीके के स्रोत है। एक स्रोत माना जाता है साहित्यिक इतिहास, एक स्रोत माना जाता है आपका ऐतिहासिक इतिहास। स्रोत में मतलब जहां से हमको जानकारी मिली है। स्रोत में जो अगर पहला हम देखेंगे उसको स्रोत को माना गया हमने साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और जो दूसरा है वो है ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। ये उत्तराखंड के इतिहास जानने के मूल स्रोत है। स्रोत क्या है? एक साहित्यिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं, दोनों टॉपिक्स। आप पुराना पेपर जरूर देखें और जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कहां से पुट होते हैं। आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है तो आपको उत्तराखंड को इतिहास को पढ़ने के लिए आप उत्तराखंड के इतिहास का जो स्रोत है, जो सोर्स है उत्तराखंड के इतिहास का, उसको आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। इतिहासकारों ने बांटा, हमको भी इस चीज को सोच के चलना पड़ेगा कि 2 स्रोत है। एक स्रोत माना गया है साहित्यिक स्रोत और एक स्रोत माना गया है ऐतिहासिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बात करें हम तो साहित्यिक स्रोत में जो है हम यहां पर देखते हैं हमारे धर्म ग्रंथों को। क्या देखते हैं? धर्म ग्रंथों को। आप धर्म ग्रंथ लिख सकते हैं, आप धार्मिक साहित्य लिख सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स प्रॉपर बनाना। ठीक है, जैसे डायग्राम है उस तरीके से डायग्राम बनाते हुए आगे हम इसको, मैं आपको लिखाऊंगा भी तो आपको बताऊंगा आपको क्या नोट आउट करना है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में जो सबसे पहला स्रोत है वो है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों के बाद जो दूसरा स्रोत बनता है वो बनता है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ।
धर्म निरपेक्ष ग्रंथ। और धर्म निरपेक्ष ग्रंथ में अगर हम बात करें तो धर्म निरपेक्ष ग्रंथों में हमारे पास आती है कालिदास की रचनाएं, ठीक है, टॉलमी, ठीक है। तो ये किस तरीके से कालिदास, गुप्ताओं के समय, चंद्रगुप्त मौर्यों के समय ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य जब लिखे जा रहे थे उस समय उत्तराखंड का क्या वर्णन मिलता है, ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य में पढ़ेंगे। और धर्म ग्रंथों में अगर हम जब पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथों की शुरुआत हम माना जाता है ऋग्वेद से। तो हम धर्म ग्रंथों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को, ठीक है। धर्म ग्रंथों में वेदों में ऋग्वेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह। ऋग्वेद के बाद अगर हम देखें तो वेदों के बाद लिखे गए हैं पुराण, और पुराणों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में लिखा है मानस खंड और केदार खंड। केदार खंड बोला गया है गढ़वाल क्षेत्र को और मानस खंड बोला गया है कुमाऊं क्षेत्र को। आपको मानस खंड ये शब्द यहां मिल रहा है। और अभी आपने देखा होगा मानस मंदिर माला मिशन योजना, ठीक है, मानस खंड एक्सप्रेस। तो आपको सीधा समझ लेना जहां पर मानस खंड का उल्लेख हो रहा है वो सीधे कुमाऊं को इंडिकेट करता है, और जो केदार खंड का उल्लेख होगा तो वो उसमें गढ़वाल को उल्लेखित हुआ, ठीक है। तो आपको रिलेट करना है चीजों को। तो जो पुराण है, पुराण में स्कंद पुराण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेद में ऋग्वेद। पुराणों के बाद आता है उपनिषद। क्या आएगा? उपनिषद। इन उपनिषदों में उत्तराखंड को क्या कहा गया, ठीक है। उसके बाद रामायण काल में, उसके बाद महाभारत काल में। रामायण काल में अगर हम देखें तभी हमने आगे डिस्कस करना है। तो रामायण काल में कहते हैं कि असुर था बाणासुर, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। महाभारत काल में हमें यह पता चलता है कि महाभारत काल के समय जो है श्रीनगर, सुबाहुपुर, ठीक है, यहां पर रहने वाली जातियां, ठीक है, अर्जुन के साथ युद्ध, ठीक है, इसको हमने उल्लेखित करना है, इसको हमने लिखना है, नोट होंगे, प्रॉपर नोट बनेंगे, ठीक है। तो वो धार्मिक साहित्य में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धार्मिक साहित्य। उत्तराखंड का उल्लेख धर्मनिरपेक्ष साहित्यों से ज्यादा धार्मिक ग्रंथों में, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। उसके बाद हम एक पकड़ते हैं जहां पर उत्तराखंड का उल्लेख होता है, एक टॉपिक है लोक साहित्य, ठीक है। ये आज की डेट में इंपॉर्टेंट उठ चुका है नए पैटर्न के अनुसार। लोक साहित्य, लोक साहित्य में जो आते हैं जागर, जो गढ़वाल में जागर है, वीर भड़ों के जागर है, कुमाऊं में जागर है, गढ़वाल में जागर है। इन जागरों में उत्तराखंड के राजाओं का, उत्तराखंड के सेनापतियों का उल्लेख मिलता है। तो ये लोक साहित्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट में, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है, विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। ये 1, 2, 3 और 4 टॉपिक रहेंगे साहित्यिक स्रोत में। पहला टॉपिक रहेगा धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख, दूसरा रहेगा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा रहेगा लोक साहित्य, और चौथा रहेगा विदेशी यात्रियों का विवरण। ये पूरा एक क्लास होगी, ये पूरा, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे तो ऐतिहासिक स्रोत आपको पता है इतिहास लिखने का। पहले मनुष्य आदि मानव था, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य क्या है, आदि मानव से बुद्धिमान मानव बना है। तो आदमी पहले गुफाओं में निवास करता था। जब गुफाओं में निवास करता था तो देखा होगा जब आप बच्चा क्लासरूम में बैठा होता है तो छोटा बच्चा घर में होता है ना, वो दीवारों पे कुछ न कुछ निशान, पेन पून मारते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके की जो आर्ट मिली है वो गुफाओं में मिली है इंसान की। उन आर्टों को पहचाना नहीं गया, सिर्फ इतिहासकारों ने उन चित्रों को अजम्पशन किया है कि ये चित्र ये होंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसको बोला गया, जिस काल में आदमी को लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, आदमी गुफाओं में निवास करता था, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, वो पढ़े हैं हम ऐतिहासिक स्रोतों में, ठीक है। यहां पर ऐतिहासिक स्रोत भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर हमें गुफाएं मिलेंगी और गुफाओं में मानव के साक्ष्य मिलेंगे कि मानव कहां कहां रह रहा था और किस किस स्थिति और परिस्थिति में मनुष्य ने अपने को क्या किया, अपग्रेड किया। ये हम ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये ऐतिहासिक स्रोत वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिकों से पेपर में क्वेश्चन बने हुए, साहित्यिक स्रोत में भी क्वेश्चन बने हुए पेपर में, ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर भी क्वेश्चन बने। दोनों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ऐसा होता है कई पेपर में दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी क्या होता है साहित्यिक स्रोत पर ज्यादा फोकस होता है, जैसे मनुष्यों की भूमि मानस खंड में क्या कहा गया है, ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ठीक है। विदेशी यात्रियों का विवरण है, वेनसांग ने हरिद्वार की यात्रा करी, वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा,
ठीक है। वेनसांग ने कहाँ से यात्रा शुरू करी थी, पिछला वीडियो का क्वेश्चन है कि वेनसांग ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी, वेनसांग ने हरिद्वार को क्या बोला, वेनसांग ने गंगा को क्या बोला, वेनसांग ने कुंभ पर्व को किस नाम से जाना। ये सब हमारे पास क्या है, साहित्यिक स्रोतों में आते हैं और ये विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत आते हैं। तो हम वो पहले इसको डिफाइन करना अलग अलग, ठीक है। पहले अगर आज हम पढ़ेंगे तो आज हम टॉपिक डालेंगे साहित्यिक स्रोत के आधार पर उत्तराखंड का इतिहास। तो आप हेडिंग डालिए, साहित्यिक स्रोत के आधार पर उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। साहित्यिक स्रोत के आधार पर उत्तराखंड का इतिहास। साहित्यिक स्रोत के आधार पर उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग होगी। उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत, इसके बाद लिखेंगे साहित्यिक स्रोत में जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। क्या पढ़ेंगे, धार्मिक साहित्य। तो टॉपिक डाल दीजिए आप, धार्मिक साहित्य में उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। अब धार्मिक साहित्य कब लिखे गए, वेद पुराण ये लिखे गए सब वैदिक काल में। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसको हम वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद है, उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी तीन वेद है, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक काल। यहां क्या पढ़ेंगे हम, वैदिक काल, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर उत्तर वैदिक काल। ठीक है, धार्मिक हेडिंग डालो आप, धार्मिक साहित्य के आधार पर उत्तराखंड का विवरण। अब पहले पॉइंट डालना उसमें वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल को हम इतिहास में ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ते हैं जो हमारे तीन वेद बाकी बचे हैं। और तीन वेद कौन कौन से बचे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप तैयारी भी नहीं पता तो आपको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो किसमें, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीन वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। और वैदिक काल में एक वेद लिखा जिसका नाम क्या है, ऋग्वैदिक काल। अगर इसका कार्यकाल देखा जाएगा तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक काल माना जाता है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो अब हमें यहां पर अगर देखा जाएगा, जब सबसे पहले वेद लिखे गए तो वो लिखे गए ऋग्वैदिक काल में। तो सबसे पहले अगर हमें पढ़ना है उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड का इतिहास के अंदर हमने पढ़ना है साहित्यिक स्रोतों में उत्तराखंड के बारे में, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऋग्वैदिक काल। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख, ठीक है। इसको लिख दिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको रोक के आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स अपने हिसाब से बनने चाहिए, नोट्स आपके अपने हिसाब से बनने चाहिए। और उन नोट्स को जिस दिन वो नोट्स उठाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये चीज के पीछे क्या बैकग्राउंड था, ठीक है। लिखने से पहले यहाँ पर आपको कोई इतिहासकार नहीं बनना है, पेपर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में उत्तराखंड, ठीक है। अब जो देखिए, अब अगर हम बात करें ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख, तो ऋग्वेद में जो उत्तराखंड का उल्लेख हुआ है वो हुआ है देवभूमि। जो शब्द आज हम बोलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, वो कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से, ठीक है। देवभूमि शब्द जो है वो उत्तराखंड को ऋग्वेद में कहा गया है। देवभूमि, तपोभूमि,
मनुष्यों की पूर्ण भूमि, यहां ध्यान रखना है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, मनुष्यों मतलब माना गया है विद्वान मनुष्यों की भूमि, ठीक है। बैकुंठ क्षेत्र, इसके साथ साथ मनुष्यों की पूर्ण भूमि, बैकुंठ क्षेत्र, देव भूमि, तपोभूमि, ये शब्द लिखे गए हैं उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो लिखिए, लिखो, ऋग्वेद में, लिखो है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि फर्स्ट, ठीक है, तपोभूमि, देवभूमि, तपोभूमि, तीसरा लिख दीजिए मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवभूमि, तपोभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ये पेपर में पूछ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा दो इस पे, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ठीक है। ये ऋग्वेद में कहा गया, देवभूमि, तपोभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ठीक है। वेद लिखे, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए हैं, उपनिषद आए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? देवभूमि उत्तराखंड, तपोभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, एक और शब्द लिखो, बैकुंठ क्षेत्र, भू बैकुंठ बोला जाता है बद्रीनाथ को, ठीक है। और बद्रीनाथ के पास बुग्याल पड़ता है, वेदनी बुग्याल, जहां पर वेद लिखे गए हैं, और उन्हीं वेद में एक वेद है ऋग्वेद, ठीक है। रिलेट करनी है चीजों को, ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा वेदों की प्रणय स्थली कौन सा बुग्याल है? वेदनी बुग्याल। और हम मानते हैं कि वेदनी बुग्याल में वेद लिखे गए, और वेदों में जो सबसे पहले वेद लिखा गया वो कौन था? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या लिखा गया? देवभूमि, तपोभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि और बैकुंठ क्षेत्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने कहा कि वेद उत्तराखंड में लिखे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना वेदनी बुग्याल के पास देखना गणेश गुफा, व्यास गुफा, ये कहाँ है? बद्रीनाथ चमोली के पास, ठीक है। अब वेद किसने लिखे थे? वेद क्या है? व्यास के मुख से बोले गए थे और भगवान श्री गणेश ने लिखा था, ये सबको पता है ये कहानी। तो देखो ये वेद लिखे गए, हम मानते हैं कि वेद गढ़वाल में लिखे गए हैं, और उन गढ़वालों को लिखने के बाद जिस बुग्यालों में के पास वो वेद लिखे गए, उस बुग्याल का नाम भी क्या है? वेदनी बुग्याल, ठीक है। नंदा देवी राज जात में भी आपको वेदनी बुग्याल शब्द सुनाई देगा, ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, तपोभूमि, मनुष्यों की बूढ़ भूमि कहा गया है, ठीक है। और अगर हम एक चीज और बात करें, जैसे हम बोलते हैं दुपुरा, त्रिपुरा, भवन निर्माण का है, ढेपरा, दुपुरा, त्रिपुरा, ऐसे शब्द यूज करते हैं, दुपुरा, त्रिपुरा। तो दुपुरा और त्रिपुरा ये जो है भवन निर्माण की एक शैली थी, मतलब भवन, दुपुरा मतलब पहली मंजिल, जैसे ग्राउंड मंजिल है, ठीक है, उसके बाद पहली मंजिल चढ़ी तो उसको दुपुरा बोल दिया, त्रिपुरा बोल दिया। तो ये शब्द भी ऋग्वेद में लिखे गए, तो हम मानते हैं, ठीक है, ठीक है। गौशाला के लिए हम क्या बोलते हैं? गोष्ठ, ऋग्वेद में लिखे गए, ठीक है। इसको ऐसे रेड कर देना, गौशाला को ऋग्वेद में क्या बोला गया है? गोष्ठ। और गढ़वाल में क्या बोलते हैं? गोठ, बोलते नहीं बोलते? जहाँ गाय रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गोठ। और गौशाला को ऋग्वेद में गोष्ठ कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ऋग्वेद में देखो जो भवन है उनको बोला गया है दुपुरे, त्रिपुरे, दुपुरे और त्रिपुरे, इस शब्द लिख देना, दुपुरे और त्रिपुरे, ये भवन निर्माण है। तो डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल, तो दुपुरे, त्रिपुरे, अभी आज भी गढ़वाल में शब्द यूज होते हैं। तो हम इसे रेड करते हैं कि ऋग्वेदिक शब्द जो हमारे पास हैं वो देखो, गौशाला, गोठ, ठीक है, दुपुरे, त्रिपुरे, ये शब्द आज भी यूज करते हैं, और ये ऋग्वेद में भी थे। तो ठीक है, एक शब्द आता है जहां पर हम गढ़वाल में अपना राशन संभालते हैं लोग, उसे बोलते हैं कोठार, ठीक है, क्या बोलते हैं? कोठार। ये कोठार शब्द भी हमें कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है। और ऋग्वेद में लिखा है कोठार में लोग क्या रखते थे? अन्न को संभाल के रखते थे। आज भी गांव में, अब तो शायद जिन लोगों ने देखा होगा, लेकिन गांव में कोठार होते हैं, और उस कोठार में लोग जैसा अपना सामान रखते हैं, घी, दूध, अन्न, ठीक है, धान, ये सब चीजें अपना जो खेतों में फसल होती है उस फसल को संभाल के रखते हैं। तो उसको किसको रखते हैं? कोठार में। अभी शब्द भी आता पेपर में, कोठार क्या हुआ, ठीक है। आपके पास ये व्यवहारिक ज्ञान है, कोठार होते थे गांव में, ठीक है। तो इस कोठार में क्या था? अन्न का क्या था? भंडार रखा जाता था, ठीक है, उसे कोठार बोला जाता था, ठीक है। तो ये शब्द भी ऋग्वेद में मिलता है,
ठीक है। ऋग्वेद में अगर उत्तराखंड के जगहों का नाम बात करें, अब देखो हेडिंग डालना है। देखो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, तपोभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ठीक है। और कोई हो ना हो इसको जरूर ध्यान रखना, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मनुष्यों की पूर्ण भूमि, तपोभूमि और देवभूमि, ठीक है। एक जो अब ऋग्वेद में उत्तराखंड के स्थानों का उल्लेख होगा, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन से स्थान है ये ऋग्वेद में लिखा है। तो ऋग्वेद में जो उत्तराखंड के स्थान उल्लेखित है, ऋग्वेद में उत्तराखंड के स्थान, ठीक है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के स्थान, उसमें जो सबसे पहला आप दिखोगे पॉइंट, जो सबसे पहला ऋग्वेद में जो उत्तराखंड का स्थान है, तो सबसे पहले जो हमने कहा दिया कौन सा है, बैकुंठ क्षेत्र। और बैकुंठ क्षेत्र किसको बोला गया है, बद्रीनाथ को, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित है बैकुंठ क्षेत्र बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास बुग्याल पड़ता है, वेदनी बुग्याल। कौन सा बुग्याल पड़ता है, वेदनी बुग्याल। इस वेदनी बुग्याल को वेदों की प्रणय स्थली कहा गया है। क्या कहा गया है, वेदों की प्रणय, जीवन स्थली भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख दीजिए, प्रणय स्थली है, ठीक है। वेदों की प्रणय स्थली कौन सा बुग्याल है, वेदनी बुग्याल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, चमोली में। कहाँ है, चमोली में, ठीक है। दूसरा जो स्थान आएगा, ठीक है, वो है कैलाश मानसरोवर। नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक है। जो पॉइंट है उनको नोट करते रहना, फैक्ट वाइज पॉइंट, ठीक है। चीजों को समझना, कहानी समझना, नोट्स अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। दूसरी जो जगह है, पहली जगह जो है बैकुंठ क्षेत्र हो गया, जो ऋग्वेद में है बद्रीनाथ, वेदनी बुग्याल, ठीक है। इसी के पास चमोली के पास गणेश गुफा और व्यास गुफा है, ठीक है। गणेश और व्यास गुफा, और ये गुफा आमने सामने, ठीक है। गणेश गुफा और व्यास गुफा, तो हम कहते हैं यहां पर व्यास ने अपने मुख से क्या है, वेदों का क्या है, जन्म दिया, और गणेश जी ने वेदों को मंत्रों के रूप में लिखा, ठीक है। तो यहां पर एक कहानी चलती है, वेद कहां लिखे गए, वेदनी बुग्याल चमोली में। दूसरा जो स्थान आता है ऋग्वेद में वो है कैलाश मानसरोवर। कौन सा है, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो है वो आप देखोगे हिंदुओं का भी क्या है, धार्मिक महत्व रखता है, हिंदुओं के लिए भी, इसी तरीके से वो बौद्धिस्टों के भी क्या है, अपना धार्मिक महत्व रखता है, चाइना के लिए। और इसी तरीके देखा जाएगा तो ये जैन धर्म वालों के लिए भी क्या है, एक तीर्थ स्थान है, ये धार्मिक महत्व रखता है उनके लिए। तो दूसरा जो शब्द जो है, जगह जो उत्तराखंड की जो ऋग्वेद में है वो है कैलाश मानसरोवर। तो अगला नाम डालो कैलाश मानसरोवर, ठीक है। कैलाश मानसरोवर को जो है चीनी या तिब्बती भाषा में लिखो, कैलाश मानसरोवर को तिब्बती भाषा में, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट लिखना, तिब्बती भाषा में कांगर, कांगर में पूछ कहते हैं, कांगर, ठीक है। कांगर फिर आधा मो पूछ, कांगर मूछ कहा जाता है, कांगर पूछ, ठीक है, मूछ नहीं पूछ, कांगर पूछ। कांगर पूछ कहा गया है किसको, मानसरोवर को, ठीक है। अब देखो कांगर पूछ कहा गया है तिब्बती भाषा में या चाइनीज भाषा में, ठीक है। आप समझो चाइना या तिब्बती भाषा में से क्या गया, कैलाश मानसरोवर और कांगर पूछ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में इसको उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम एक पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण। कौन सा पुराण, शिव पुराण। हम ये तो मानते हैं कैलाश मानसरोवर में किसका, कौन रहता है कैलाश में, भगवान शिव। भगवान शिव का निवास स्थान है, हम हिंदू धर्म की मान्यता है, इसलिए हम कैलाश पर्वत की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसी तरीके से देखा जाए शिव पुराण, जो शिव पुराण है, शिव पुराण में इसको रजतगिरी कहा गया है। क्या कहा गया है, रजतगिरी। रजत मतलब क्या होता है, चांदी, और गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत। तो चांदी जैसा पर्वत, और चांदी किस तरीके दिखता है, चांदी दिखता है हिमालय की तरह, मतलब चांदी का जो रंग है, ठीक है। और हिमालय, आप उन दोनों को देखो, यहाँ पर अलंकार का देखो, दोनों को क्या करेगा, दोनों की तुलना की गई है कि जब हिमालय में बर्फ पड़ी हुई है तो वो रजतगिरी, चांदी के समान चमक रहा है हिमालय, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा, चांदी को हिमालय सोना को दिखो लो,
जब घाम अछेलू, मतलब जब धूप लगती है तो चांदी का हिमालय सोने का जैसा दिखता है। ये गढ़वाली शब्द है, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे और इनको रीड करना पड़ेगा। देखो रजतगिरी, रजतगिरी का मतलब क्या हो गया? चांदी का पर्वत। ये किसमें कहा गया है? शिव पुराण में। ठीक है। जैन धर्म के लोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग जो कहते हैं इसे अष्टापद कहते हैं। कैलाश मानसरोवर को क्या कहते हैं? अष्टापद। ठीक है। यहां पर ये कहते हैं कि जैनों के जो पहले तीर्थंकर हुए उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है। तो कहते हैं, मान्यता है कि ऋषभदेव ने यहां पर तपस्या करी थी। ठीक है। और अष्टापद के पीछे इनका ये लॉजिक है कि 8 पगों में ऋषभदेव ने क्या कर दी थी? पूरे कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करी 8 पगों में। तो क्या नाम है जैन धर्म में कैलाश मानसरोवर का? अष्टापद। देखो हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में उत्तराखंड के स्थानों में आ गया। ऋग्वेद में उत्तराखंड को तपोभूमि, देवभूमि, मनुष्यों की भूमि कहा गया है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के वर्णित स्थान में हमने देखा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास बेदनी बुग्याल में वेद लिखे गए। ठीक है। दूसरी जो जगह है वहां फेमस हुआ कैलाश मानसरोवर। और कैलाश मानसरोवर में हमको दिखना है कि तिब्बती भाषा में बोलते हैं इसको कांगर पूछ, तिब्बती भाषा में, मंदारिन जो चाइनीज भाषा है उसमें कांगर पूछ कहते हैं। ठीक है। हमारे लिए वो कैलाश है, उनके लिए क्या है? कांगर पूछ है। शिव पुराण में क्या कहा गया है? रजतगिरी कहा गया है। जैन धर्म में क्या कहा गया है? जैन धर्म में अष्टापद कहा गया है। ठीक है। इसके साथ बौद्ध धर्मों में, बौद्ध धर्मों में जो है इसको अनवतृप्त कहा गया है। क्या कहा गया है? अनवतृप्त। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा रे भाई। ठीक है। अनवतृप्त, ये किसको कहा गया है? कैलाश मानसरोवर को। ठीक है। शिव पुराण में रजतगिरी, जैन धर्म में अष्टापद और बौद्ध धर्म में अनवतृप्त। ठीक है। कालिदास की रचनाओं में, ठीक है, यहीं पर रेड कर रहा हूं चीजों को। ठीक है। कैलाश मानसरोवर के बारे में कालिदास की रचनाओं में जो है कैलाश मानसरोवर को मेरु तीर्थ कहा गया है। ठीक है। अब कहां पे लिखे? जगह बची है ये। ठीक है। इसको लिख दिया होगा आपने। ठीक है। तो लिखो कालिदास की रचनाओं में, कालिदास की कालिदास की रचनाओं में। ठीक है। कालिदास की रचनाओं में जो है कैलाश मानसरोवर को, किसको? कैलाश मानसरोवर को मेरु तीर्थ कहा गया है। ढंग से लिखना है, कैलाश मानसरोवर को क्या कहा गया है? मेरु तीर्थ। आप पूरा लिखना। ठीक है। शॉर्टकट मत मानना, शॉर्टकट मत मानना। अगर इसको वन लाइनर डब्बे में डाल देना। कैलाश मानसरोवर को कालिदास की रचनाएं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या कहा गया है? मेरु तीर्थ। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन हिमालय के इतिहास में लिखते हैं कि जो कैलाश मानसरोवर है वो इस पृथ्वी का सबसे प्राचीन स्थल है। वो कौन कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है अपनी किताब हिमालय का इतिहास में लिखते हैं, या हिमालय परिचय, एक किताब लिखी हिमालय परिचय। और हिमालय परिचय में कालिदास लिखते हैं कि क्या है कि अगर इस भूकुंड पे, अगर इस भूलोक पर जो सबसे प्राचीन स्थान है वो कौन है? कैलाश मानसरोवर। ठीक है। ध्यान रखना है। अगली जगह देखो, जो अगली जगह होगी इसके बाद जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक है। जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, अगली जगह लिखो अलकापुरी। अब जिसने थोड़ा बहुत उत्तराखंड पढ़ा है अलकापुरी से, उसको समझना चाहिए अलकापुरी किसको कहा गया। अलकापुरी, ध्यान रखना। तीसरी जगह कौन सी है? अलकापुरी। पहला मैंने बद्रीनाथ लिखा दिया, बद्रीनाथ के पास बेदनी बुग्याल। दूसरा कैलाश मानसरोवर लिख दिया है। तीसरा क्या है? अलकापुरी। जो अलकापुरी जो है उसे कुबेर की राजधानी भी कहते हैं। कुबेर जो धन धान्य के देवता है कुबेर, उसकी राजधानी भी किसको माना गया है? अलकापुरी।
और जो अलकापुरी जगह है ये पड़ती है चमोली में। कहां पड़ती है? चमोली में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से इस चीज को समझो, अलकापुरी प्राचीन नाम है फूलों की घाटी का। फूलों की घाटी को भी किस नाम से जाना जाता है? अलकापुरी। तो मतलब आप समझो कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी, और अलकापुरी में क्या था? फूलों की घाटी थी। समझ रहे हो? जो कुबेर थे, धन धान्य के देवता कुबेर, उनकी राजधानी कहां मानते हैं? अलकापुरी। अलकापुरी कहां पड़ा? चमोली में। और उस अलकापुरी में एक जगह थी फूलों की घाटी, इसलिए हम पढ़ते हैं फूलों की घाटी का प्राचीन नाम क्या है? अलकापुरी। ध्यान रखना है। तो यहां पर ऋग्वेद में अलकापुरी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है? फूलों की घाटी का। इसे उत्तराखंड का जो है, अगर जब हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फूलों की घाटी को। ठीक है। फूलों की घाटी की खोज कब होती है? ठीक है। फूलों की घाटी की खोज का, उसको नेशनल पार्क कब बनाया जाता है? ठीक है। फिर यहाँ पर एक समाधि है, इस समाधि पे एक शब्द लिखे गए हैं, वही पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो अभी ज़्यादा उधर की बातें न करते हुए सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं कि फूलों की घाटी चमोली, और जो अलकापुरी है, इसका फूलों की घाटी का प्राचीन नाम क्या है? अलकापुरी। लेकिन फूलों की घाटी का नाम नहीं था, अलकापुरी पूरा क्षेत्र था, और उस अलकापुरी क्षेत्र में फूलों की घाटी भी पड़ती थी। लेकिन आज के दृश्य में हम कहते हैं कि फूलों की घाटी का नाम क्या है? अलकापुरी। ठीक है। ठीक है। इसी अलकापुरी में हम एक चीज और मानते हैं कि इसी अलकापुरी में निवास था मनु का। मनु का निवास, और मनु को मानते हैं हम लोग आदि पुरुष। मनुष्यों का आदि पुरुष मानते हैं हम मनु को। ठीक है। और मनु का निवास स्थान कहां था? अलकापुरी में। मनु की संतानें हम ऐसा मानते हैं, मनु की संतानें, इसलिए हमको क्या क्या बोलते हैं? मनुष्य। ये जो मनुष्य में मनु शब्द आया ना, ये मनु है कि हम जो पृथ्वी पे संतानें हैं, किसकी संतानें हैं? मनु की। ऐसी हमारे पास ईसाई धर्म में एडम्स की संतान मानते हैं। ठीक है। आदम, एडम। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे ऋग्वेद में एक सप्त सेंधव प्रदेश जो उत्तराखंड में है। ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखना, इसको इंपॉर्टेंट लिखना, सप्त सेंधव प्रदेश। ये नोट्स बन जाएंगे, तो आप ये सुना, नोट्स बलौदी से लेकर और कठौस तक के सबके नोट्स मैंने तैयार किए हैं, मैं आपको उनका वन लाइनर फैक्ट लिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये सप्त सेंधव प्रदेश जो है, यहाँ पर एक जगह उत्तराखंड में ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में जिसमें लिखा गया है वह है सप्त सेंधव प्रदेश। इस सप्त सेंधव प्रदेश के बारे में ये समझ सकते हैं हम कि सप्त सेंधव प्रदेश में 8 नदियां थी। कितनी नदियां थी? 8 नदी। जो ऋग्वेद में उल्लेखित है, ये 8 नदियां कौन सी थी? 8 नदियां वो हैं जो अलकनंदा या गंगा की सहायक नदियां थी। ठीक है। अलकनंदा नदी जो निकलती है आपके चमोली से निकलती है, तो वहां से लेकर अलकनंदा में जो नदियां बनती है पंचप्रयाग, ठीक है, इसके साथ पश्चिमी और पूर्वी नयार। ठीक है। तो इस तरीके ये पश्चिमी और पूर्वी नयार नवालगा नदी को अगर सबको जोड़कर एक सरस्वती नदी, ठीक है, माणा में सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और पंचप्रयाग, तो इन 8 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा गया? सप्त सेंधव प्रदेश कहा गया है। इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। तो लिखो फैक्ट लिखना, भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से 8 नदी का प्रदेश, 8 नदी का प्रदेश था, सप्त सेंधव प्रदेश है, 8 नदियों का, ठीक है, प्रदेश था, जिसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है सबसे प्राचीन नदी बोला गया है सरस्वती को। किसको बोला गया है? सरस्वती को। ठीक है। सरस्वती को सबसे प्राचीन नदी बोला गया है। और जो सरस्वती नदी बहती थी, ये कहते हैं कि माणा के पास सरस्वती नदी थी, और इस सप्त सेंधव प्रदेश में जो सबसे मुख्य नदी थी वो सरस्वती थी।
ठीक है, जिसे हम आज विलुप्त मानते हैं, वो सरस्वती नदी। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी वो थी सरस्वती नदी। तो लिखना, सप्त सैंधव प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र में 8 नदियों का क्या था, प्रदेश था, या 8 नदियां प्रवाहित होती थी, जिसमें जो है सबसे प्राचीन नदी कौन थी, सरस्वती थी। ठीक है, और सरस्वती के साथ इसमें अब और नदियां लिखो। सरस्वती के साथ जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशवप्रयाग में। ठीक है, ये पंचप्रयाग जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश में 8 नदियां बहती है, जिसमें सरस्वती, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा के बाद यहां पर एक चीज हाँ नोट करना, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के पास हम मानते हैं कि सरस्वती नदी के पास आर्यों का निवास स्थान था। आर्यों का निवास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आर्यों का निवास कहते हैं कि सरस्वती नदी के पास आर्यों का निवास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इस जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के पास के क्षेत्र हम बोलते हैं आर्यों का निवास था। जो आर्य से बुद्धिमान लोग थे उन्हें आर्य बोला जाता, जो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इनका जो निवास स्थान माना गया है वो सरस्वती नदी के पास माना गया है। और सरस्वती नदी माणा क्षेत्र में बहती है आज भी। और अलकनंदा और सरस्वती नदी कहाँ मिलती है, केशवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी। ठीक है, इसके बाद अगली नदी लिखो, जो सप्त सैंधव में जो दूसरी नदी आएगी वो आएगी पश्चिमी धौली गंगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप पश्चिमी पूरा लिखना। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा सप्त सैंधव प्रदेश में बहने वाली पहली, दूसरी और तीसरी नदी है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा के बाद जो अगली नदी आएगी वो आएगी नंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा, पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा नदी से आज की डेट में मिलती है। अलकनंदा नदी के साथ जो नदियां संगम करती हैं वो पंच प्रयागों का निर्माण करती है। पंच प्रयागों में जो पहला प्रयाग आएगा वो पश्चिमी धौली गंगा नदी के किनारे बनता है, जिसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। आगे प्रयागों में लिखाएंगे, विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा। उसके बाद नंद प्रयाग में कौन सी, नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद फिर आएगी नदी पिंडर। कौन सी नदी आएगी, पिंडर नदी। और पिंडर नदी के बाद जो नदी आएगी पिंडर नदी। पिंडर नदी कहां मिलती है, कर्णप्रयाग में। ठीक है, लिखते रहना। अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहां होता है, केशवप्रयाग में। अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम कहां होता है, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम कहां होता है, नंद प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडर का संगम कहां होता है, ये होता है कर्णप्रयाग में। फिर आएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। जो नदी आएगी अगली वो कौन सी है, मंदाकिनी नदी। जो ये मंदाकिनी नदी है ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो अभी देखो कितनी नदियां हो गई, 8 नदियों का प्रदेश है सप्त सैंधव प्रदेश। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद जो 2 नदियां बची हैं वो है नयार। कौन सी है, नयार नदी। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी नयार। ठीक है, तो टोटल 8 नदियां हो जाती हैं। और उसके बाद जो है आपको पता है गंगा बन जाएगी कहां, भागीरथ में। तो सप्त सैंधव प्रदेश में इन नदियों का उल्लेख है। आपको यहां पर एक नदी पकड़नी पड़ेगी, अलकनंदा की सहायक नदियां प्लस नयार नदी। ठीक है, सरस्वती को आपको मानना पड़ेगा। सरस्वती सबसे प्राचीन नदियों में से एक मानी गई है, लेकिन आज जो है सरस्वती को हम विलुप्त प्राय मानते हैं। ठीक है, और आज जो अगर पंचप्रयाग है वो पंचप्रयाग अलकनंदा नदी के साथ संगम बनाते हैं। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, जहां पर गंगा बनती है। ठीक है, तो यहां पर नदियां गिनो 1 2 3 4 5 6। अगर नयार को 7 मानते तो भागीरथी 8। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है, कितने